नमल क्लब में मद्धम बत्तियाँ जली थीं, मौसीकी भी मद्धम थे। बार काउंटर पे दोनों कोनियाँ रखकर ऊंचे स्टूल पे बैठी शहरीन भरे हुए ग्लास के मुंह पे उंगली फेर रही थी। निगाहें बार टेंडर के अकब में खड़े रैक पे जमाए वो किसी सोच में गुम थे। जब दूसरी सिम से नौशरवान आता दिखाई दिया, वो उखड़े तने तासुरात चेहरे पे सजाए जैकेट उतार कर मुलाजिम को देता रुककर इधर उधर देखने लगा। शीरी को देखकर अबरू बिछे, फिर उसने करीब स्टूल पे बैठा, उसके आगे झुककर चुटकी बजाई। वो चौंक कर उसकी जानिब घूमी। आज उसका लिबास स्याह था और मेकअप तकरीबन नदार था। आंखों के तले हल्के छुपाने के बावजूद दिखाई दे रहे थे। शेरू को देखकर थके थके अंदाज में सुनहरी बालों में उंगलियां फेरकर उनको पीछे झटका। तुम किधर? परेशान लग रही हैं। वजह? तुम्हारे भाई के होते हुए क्या वजह हो सकती है? बोझल आंखों और थकी आवाज़ में कहती गिलास को 2 घूंट में खाली करके काउंटर पे परे धकेल दिया। मेरी बेटी मुझसे ले ली, कंपनी में मुझे शेयर्स नहीं दिए। ये मत कहना कि इस बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हूँ। ऊपर से सोनी कह रही थी तुम्हारी मम्मी ने उसे कहा है कि हाशिम जल्द दूसरी शादी करने वाला है। सबके पास अपनी अपनी ज़िंदगी है, एक मैं ही कसर करदार के गिर्द भंवरे की तरह मंडलाती रहती हूँ। उसने दोनों हाथों से कनपट्टियाँ सहलाई। और क्या कसूर था मेरा? सिर्फ यही कि शादी से ज़रा सी दोस्ती थी मेरी। क्या मैं पूछती हूँ हाशिम से कि उसकी किस किस से दोस्ती है? महीनों बाद नौशरवान शादी के जिक्र पे बेजार नहीं हुआ, बल्कि आंखों में अजीब चुभन सी दर आई। कितना अच्छा होता अगर ये शादी लोग हमारी ज़िंदगियों में न आए होते। शेरी वो नफरत की आंच लिए बोला था। बिल्कुल, उसने गोया करा कर कहा था। वो इससे ज़्यादा मुतफिक नहीं हो सकती थी। वो ख़ानदान खुद को बहुत बारसा समझता है, जैसे वो अच्छे और हम बुरे हैं। हर वक्त वो दोनों बहन भाई अपने गुरूर में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। क्या इन बातों पे गुनाह नहीं होता? क्या सारे गुनाह अमीरों के होते हैं? कि मिडिल क्लास लड़के लड़कियां ये अपने एतमाद की आड़ में किसी को कितना हर्ट कर जाए, इनको सब माफ़ है। क्या हाशिम ने साथी को वैसे मारा जैसे उसने मुझे मारा? उसके साथ वो सलीक किया? नहीं ना, उसकी अहमियत ज़्यादा है, मेरी कम है। शीरी के गम मुख्तलिफ थे। कभी कभी दिल चाहता है शीरी कि इन सब की नेक्सी को आग लगा दूँ, साथी समेत इन सब को मार दूँ, एक ही दफ़ा ये सारा ख़ानदान मिट जाए। वो मुंतकम मिजाजी से कह रहा था, आखिर हम कातिल हैं ना, तो हम कातिल ही अच्छे। बस ये लोग हमारी जान छोड़ दें, हमसे दूर चले जाएं। ये लोग किसी आसेब की तरह हैं, जब तक हमारे इर्द गिर्द रहेंगे हमें बुरी खबरें मिलती रहेंगी। मेरा बाप मुझसे नाराज़ हालत में मरा, सिर्फ इन्हीं की वजह से। मेरे बाप की मौत की वजह भी यही लोग हैं। वो शदीद कुर्ब से धीरे धीरे कहता जा रहा था। आंखों में तैश थी और दिल जल रहा था। शीरी ने नाक सुखेड़ कर शाने उचकाए। वॉट एवर, उनके मरने से मेरे मसले तो हल नहीं होंगे ना? यहाँ पे शीरी को इख्तलाफ था। शेरू ने सर झटका और बारटेंडर को करीब आने का इशारा किया, हालांकि अब उसका दिल इसी चीज़ के लिए नहीं चाह रहा था। बाप के जिक्र ने एकदम से सब कुछ जला दिया था। कोलंबो के उस सर्द और खामोश तहखाने में मेरी इंजिया खामोशी से किचन में बैठी चाय पी रही थी। उसकी नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। उसके सामने शादी के कमरे का दरवाज़ा मुकफ्फल नज़र आ रहा था। दरवाजे के पार वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा तनदेही से खबर को देख रहा था। मुझे ये सब सीख कर क्या मिलेगा? वो बेजार हुआ। खबर छोटे छोटे कदम उठाता शादी के मुकाबले आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सपाट और आंखें संजीदा थी। ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। तुम मेरी लाइफ लाइन हो, मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। उसने साथी के दोनों हाथ पकड़े और उसको इधर उधर खींचकर दुरुस्त किया। खामोशी को सुनने की आदत डालो, खामोशी को देखो, महसूस करो, मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँव को देखो। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ घुमाए हुए कह रहा था और सादी अलर्ट सा उसको देख रहा था। उसको रोको। उसने एकदम अपना हाथ तलवार किसी तरह सादी के बाजू पे मारना चाहा तो सादी ने तेज़ी से अपनी कलाई जवाबी तलवार की तरह उसकी कलाई से टकराई। हाथ को दुरुस्त रखो, ऐसे। वो अब उसको कलाई से पकड़े बोलते हुए सिखा रहा था। दफादम सादी ने उसके कंधे से ऊपर दीवार पे कुछ देखा। क्या ये निशान तुमने लगाया है? कैसा निशान? खबर ने चेहरा मोड़कर देखा। हाँ, कोई निशान नहीं था। उसने चेहरा जैसे ही वापस फेरा, सादी का जोरदार मुक्का उसके मुंह पे पड़ा। लम्हे भर को उसका दिमाग घूम गया। सादी ने मुट्ठी
को चेहरे के करीब ले जाकर उस पे फूंक मारी। वाह, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चलो ट्रेनिंग जारी रखते हैं। खिलाफ तवक्को खावर बुरा माने बगैर सर झटक कर वापस सामने आ खड़ा हुआ। बाहर बैठी मैरी हनूस किसी गहरी सोच में गुम थी। इनसे दूर सरमा की उस सर्द रात में जेल का वो तारीख बैरक खामोश पड़ा था। फारिस मुसलसल दाएं से बाएं टहलता शदीद इज़्तिराब की हालत में लगता था। आतिश दीवार से लगा अकड़ू बैठा, मुंह में कुछ चबाता उसे सब्र से देखता रहा। एक नसीहत की थी तुम्हें, दुश्मन पे तरस न खाना। तुमने वही किया, अगर ना किया होता तो आज जेल में ना होते। उसका इशारा एसीपी की तरफ था। उस पे नहीं, उसके बच्चे पे तरस आया था मुझे। और ज़्यादा दिमाग ना खराब करो मेरा। सलाखों तक रुका, दोनों हाथों से उसको पकड़कर जोर से झटका दिया। चेहरे पे बेबसी और आंखों में गुस्सा था। ऐसे नहीं टूटेंगी जी। जब तुम पहली दफ़ा जेल में आए थे तब भी ऐसे ही किया करते थे। बड़े अरसे बाद पुराना गाजी नजर आया है। परेशान हूँ मैं। वो वहाँ खड़ा बेबसी भरी बरहमी से बाहर देख रहा था। पीछे ज़मीन पर बैठा आतिश मुस्कुराया। तुम परेशान नहीं हो, तुम खौफज़दा हो। हाँ, मैं खौफज़दा हूँ। वो मेरी बहन का बेटा है। वो बच्चा है, कम उम्र है। वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पहली दफ़ा लगा है कि वो उसे मार देंगे। फिर वो तय करके उसकी तरफ घूमा। मुझे यहाँ से निकालो। अपने आदमियों से कहो मुझे बाहर ले जाएं। मैं उसे वहाँ से निकाल लाऊंगा। आतिश ने अफसोस से सर को नफ़ी में हिलाया। बहुत अरसे बाद पुराना गाजी नजर आया है। क्या सिखाया था तुम्हें जेल में 4 साल? वो तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ कैद कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं। बाहर निकल कर क्या करोगे? ख़ानदान के एक लड़के को बचाने जाओगे और बाकी औरतों को पीछे तनहा छोड़ जाओगे। पुलिस क्या करेगी तुम्हारे घर वालों के साथ? हम दोनों को इल्म है। गाजी, हाथों से मत सोचो, दिमाग से सोचो। फारिस बाएं हाथ से कनपट्टी मसलता सर झुकाए खड़ा रहा। कितनी ही देर? कहते हो तो तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन ये अक्लमंदी नहीं होगी। दिमाग से सोचो, तुम इस वक्त उसके लिए क्या कर सकते हो? फारिस सलाखों से माथा टेकी आंखें मूंदे खड़ा रहा। फिर उसके तने आसाब ढीले पड़े। उसने चेहरा उठाया। सुनहरी आंखों में सोच थी, ठंडी गहरी सोच। शौकत कहाँ होता है आजकल? उसने बदली हुई ठहरी हुई आवाज़ में आतिश से उसके एक पुराने साथी का पूछा। जहाँ भी है तुम्हारा काम कल ही कर देगा। बोल क्या काम है? वो दिल से खुश हुआ था। उसे पुराना गाजी नहीं पसंद था, उसे ये वाला गाजी पसंद था। सरमा के धुंधलकों में नक्सी डूबी खड़ी थी। हुनैन ख्वाबीदार चेहरे के साथ किचन की गोल मेज़ पे बैठी नाश्ता कर रही थी। वो अब भी फजर के लिए नहीं उठती थी, अलार्म भी नहीं लगाती थी। अलार्म के बावजूद न उठी तो डर लगता था, मगर बाकी की 4 नमाज़ें पढ़ने लगी थी। टीचर ने कहा था कि जिस वक्त भी उठो फजर पढ़ लो। वो 7:30 बजे फजर पढ़ लेती थी, कज़ा और रोशन, मगर गिल्ट कम था। नाश्ता करते हुए उसने सर उठाकर इधर उधर एक सरसरी नज़र दौड़ाई। जुमर सिया कोट में एक फाइल पढ़ती चाय पी रही थी, बिल्कुल मुनहमिक सी। उसामा स्कूल यूनिफॉर्म में नाश्ता जल्दी जल्दी कर रहा था। नुसरत भी तेज़ी से काम सिमटती रेस्टोरेंट जाने की तैयारी में थी। एक मैं ही हूँ, कमी और नाकाम। उसका डिप्रेशन बढ़ने लगा। सुस्त रवि से दुख में जहर मारकर खाने लगी। तभी बेल बजी। नुसरत बाहर को लपकी। हुनैन को सदाकत की आवाज़ सुनाई दी। उसे गांव से आज सुबह वापस आना था। वो सर झुकाए खाती रही। तभी उसामा उसके करीब खिसका। भाभी आ नहीं रही? भाभी आ गई है। हुनैन ने चौंक कर सर उठाया। दूर सामने दाखिली दरवाजे पे नुसरत मुस्कुराकर सदाकत और उसके साथ एक लड़की को खुशामदीद कह रही थी। सदाकत की उम्र यानी हुनैन से छोटी, सांवली, दुबली पतली, बालों की कसकर चोटी की है, मगर थोड़ा सा सुनहरी जेवर पहने। वो गाँव की मजारन जैसी लगती थी, मगर साफ़ सुथरी और अच्छी थी। है ना? सदाकत की बीवी का नाम क्या होगा? अमानत? सैम फिर उसके कान में खिसका। वो उसके बच्चों का नाम खयानत, खबासत। दोनों बहन भाई हाथ पे हाथ मारकर हंसे। जुमर ने निगाह उठाकर उनको देखा तो उनकी मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। उसका नाम अमानत नहीं था, हसीना था। सैम ने तो खैर बामुश्किल हंसी का गला घोंटा, मगर हुनैन खांसी के बहाने थोड़ा बहुत हंस गई। खैर, सबने उठकर हसीना बीवी को खुशामदीद कहा। नुसरत ने जाने से पहले उसे किचन दिखाया, काम समझाया। अब आ गई है तो क्या नखरे उठाने? पहले दिन से ही काम पे लगेगी तो आगे आदत होगी, और फिर यके बाद देखे सब घर से रुखसत होगी। सदाकत नीचे बड़े अब्बा के कमरे में चला गया और हुनैन साएं साएं करते खामोश घर में इधर उधर टहलती बिलाकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। एक सुस्त नज़र दीवार पर डाली।
ये कमरा इतना बिखरा बिखरा क्यों लगता था, जैसे चीज़ों का रश लगा है, मगर कहाँ से सफाई शुरू करे और कौन करे। कुछ देर बोर होती रही, फिर नीचे आई तो हसीना दुपट्टा कसे किचन साफ कर रही थी। लम्हे भर को होना सीढ़ियों के इख्तिताम पर ठहरी। किचन काउंटर अभी भी साफ नहीं किया था। उसने मैले बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रखे थे और फर्श का झाड़ू लगाया था, मगर वो किचन जिसको वो उस एक हफ्ते में रगड़ रगड़ कर थक गई थी, वो किचन यकदम चमकने लगा था, साफ सुथरा, निखरा निखरा। वो उलझी हुई सी ओपन किचन के दहाने पे आ रुकी। कि तुमने कैसे साफ किया? तसबजब से बोली थी। डस्टबिन का नया शॉपर लगाती हसीना मुड़ी और मुस्कुरा कर उसे देखा। बाजी, अल्लाह जहन्नुम रसीद करे मेरी पुप्पी को, बड़ी ही कोई फितना औरत थी वो। ऐसे नहीं कहते फोत हुओं को, वो टपट कर बोली। जी बाजी, मगर वो पूरी तरह फोत नहीं हुई। बदरू अब भी पूरे गांव में मंडलाती है। मगर एक बात वो हमेशा कहती थी कि शानो, शानो मुझे प्यार से बुलाते हैं। वो कहती थी, शानो, जब तक किसी कमरे के चारों कोनों से रगड़ रगड़ कर गंद या चीज़ें न निकाल ली जाएं, तब तक कमरे की लाख सफाई कर लो, सफाई नहीं लगेगी। फर्श के कोने साफ किए मैंने और इस शेल्फ काउंटर टॉप के लिए पिंड में बोले जाने वाला लफ्ज़ के कोनों में रखी सारी चीज़ें उठाई। बाजी, जब कोने खाली हो जाएं तो सफाई होती है, कोनों को हमेशा खाली रखना चाहिए। अब देखें ना बाजी, हैं हम गांव के लोग, मगर ये बातें सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, वरना आजकल के मुँह कंप्यूटर तो ये बातें नहीं सिखा सकते। एक सवाल क्या पूछा? ताज़ा ताज़ा इस्लामाबाद आई मन्यारन को अपना एहसास कमतरी छुपाने और रोक डालने का मौका मिल गया। आम हालात में हुनैन बहुत कुछ कहती, मसलन ये सदाकत गांव में जाकर सबको बताता है कि मालकिन की बेटी सारा वक्त कंप्यूटर में बैठी रहती है, मगर उस हसीना ने ऐसी बात कह दी जो हना के दिल में झंझोड़ कर रख गई। गलत, बिल्कुल गलत, वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में बोली। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कंप्यूटर्स इंसान को क्या कुछ सिखाते हैं। ये कहते हुए वो फ़ौरन वापस ऊपर को भागी, फिर रुकी। सुनो, ज़्यादा बातें ना बनाया करो, हमारे घर में ज़्यादा बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता, और ध्यान से काम करो। रोब से डपट कर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हसीना बड़बड़ाते हुए झाड़ू देने लगी। अपने और नुसरत के कमरे में आकर हन्ना फर्श पे बैठी और बेड पे लैपटॉप रख लिया। गूगल साहब अपना खाली चौखटा लिए मुस्कुराकर उसको देख रहे थे। सदाकत की शादी के दिनों में जब उसे घर साफ करते वक्त अपनी गलतियां समझ नहीं आती थीं तो सोचा अम्मी से पूछे, मगर अम्मी डांटेंगी कि जब पहले कहती थी तब क्यों नहीं सुना। कभी सोचा बड़े अब्बा को फ़ोन करे, फिर तो उनकी इखलाकी फतह हो जाएगी कि पोती निकम्मी है। कभी ख्याल आया जुमर, मगर यहाँ अन्ना आड़ी आ जाती। सैम से पूछना अपनी बेइज्जती करवाने के मुतरादिफ था। सिर्फ सादी था जो सबकी सुनता, सबकी मदद करता था, मगर सादी नहीं था। लेकिन गूगल तो था उसका पुराना दोस्त। उसने पूछा कीबोर्ड पे उंगलियां चलाते हुए, कैसे रखा जाए अपने घर को साफ और ऑर्गेनाइज्ड। लम्हे भर में जवाबात निगाहों के सामने चमकने लगे, और ये पहली दफ़ा था जब हुनैन जुल्फ़िकार यूसुफ ने वो दुनिया दरियाफ्त की थी जो घर से बाहर नहीं थी, बल्कि वो घर के अंदर थी। साफ लड़की वो होती है जो गंदी अलमारी में गंद न फेंके, बल्कि डस्टबिन में फेंके। गूगल उसे समझा रहा था, अपनी अलमारी से शुरू करो, सारा सामान, और सारे से मुराद है सारे का सारा सामान बाहर निकालो। 3 डब्बे बनाओ, एक रद्दी का, एक है रात का, और एक वो जो तुम्हारा है। वो शायद घंटा भर बिल्कुल सुनसी यकटिक पड़ती रही, फिर उसने आते ही ऊपर चढ़ाए, दुपट्टा कसा, बाल बांधे, एक कसम से अपने कमरे को देखा, आंखों में चमक लिए वो ऊंचा सा बोली थी, मैं इस मुल्क की सबसे ऑर्गेनाइज्ड लड़की बनने जा रही हूँ। शुक्र है सैम नहीं था, वरना इतना हंसता कि बस। हुनैन हमेशा समझती थी कि सुगल लड़कियाँ वो होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ भी संभाल कर रखती हैं। गलत, वो कंजूस और गंदी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि संभालने के लिए रखी चीज़ों में से अक्सर गंद होती हैं। उसने अलमारियाँ खाली की, दराज उल्टे, शेल्फ का सामान भी फर्श पे ढेर किया। चीज़ें चीज़ें चीज़ें। हम बजाते खुद कितनी गंदी मैली कौम है, रद्दी से अलमारियों को भर रखते हैं, मगर अब मज़ीद नहीं। गूगल ने कहा था, हर वो चीज़ जो तुमने पिछले 2 साल से इस्तेमाल नहीं की वो फेंको, काबिल इस्तेमाल चीज़ खैरात कर दो, और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ वापस रखो। उसने भी 3 ढेर लगाने शुरू किए। मेकअप का एक्सपायर्ड पुराना सामान, पुरानी चूड़ियाँ, पुराने कपड़े, कागज़, कापियाँ, किताबें, जूते, सूखे हुए कलम, खाली डिब्बे। उफ, कितना गंद। जब उसके तीनों ढेर मुकम्मल हुए और वो उठी तो कमर दुख रही थी, मगर हसीना को आवाज़ न दी। अन्ना खुद ही कूड़े वाले
बड़े सियाह शापरों में से सब डाला और बाहर रख आई। किचन से अखबार उठाई और अपनी अलमारी में बिछाई। शेल्फ साफ किए, चीज़ें दुरुस्त करके जोड़ के रखी। दराज साफ और हल्के हो गए। जब सारी अलमारियाँ और दराज अंदर से साफ हो चुके तो वो जालों वाला डंडा लाई। हर कोने से जाले साफ किए। गूगल कहता था फूल झाड़ू से दीवारों पे भी झाड़ू लगाओ, जो हुक्म वो भी किया। फिर गीली अखबार से शीशा साफ किया, गीले कपड़े से डस्टिंग की, झाड़ू लगाया। सोफे और पलंग धकेल धकेल कर और बिलखुसूस कोनों से झाड़ू लगाया। रग को वैक्यूम किया, फर्श पे मॉप लगाया। मुंह धोने की हिम्मत नहीं थी। वो ऐसे ही किचन में हसीना को दे आई। अब टूटी कमर के साथ वापस आकर कमरा देखा तो तमानियत का एहसास हुआ, मगर हाँ, बेडशीट रह गई। जल्दी से उसे तब्दील किया। उफ, सब इतना निखर गया था, साफ चमकता हुआ। गर्दन उठाई तो दिल दहक से रह गया। पंखे पे जाले थे। ओ नो, वो कमर पे हाथ रख के कराही थी। अब अगर ऊपर जालों वाला झाड़ू मारा तो सारे कमरे की सफाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करे? दौड़कर गूगल से पूछा। जवाब पाकर सुख का सांस लिया। कमरे के वस्त में मेज़ खींच कर रखी, ऊपर स्टूल रखा और पुराने तकिए का कवर ऊपर लिए चढ़ी। एक एक पे बारी बारी कवर चढ़ाया और रगड़ कर जाले उसके अंदर उतार लिए। पंखा गुजारे लायक गायब हो गया। जाले नीचे भी नहीं गिरे। अब जब नीचे खड़े हुए हुनैन ने गर्दन घुमाकर अपने कमरे को देखा तो दिल में सुकून सा भर गया। एक तशफ़ी का एहसास था कि ये कमरा अंदर तक अलमारी के दरवाज़ों और नेहा खानों तक साफ सुथरा है। सफाई का एहसास तमानियत अनमोल होती है। इस सारे में उसकी हालत शदीद गर्गू हो चुकी थी, मगर वो खुश थी, बेहद खुश। साफ सुथरे इस्त्री शुदा कपड़े निकाले, नहा धोकर बाल ब्रश करके परफ्यूम लगा के नमाज़ पढ़ी, नीचे जाकर खाना खाया और फिर कमरे में आकर कंबल तान कर सो गई। बड़ी कोई मीठी नींद थी जो इस वक्त उसे आई थी। हुनैन की आंख बातों की आवाज़ से खुली थी। बमुश्किल उसने आंखें खोली और कंबल हटाकर देखा। मगरिब हो चुकी थी और कमरे की बत्तियां जली थी। वहाँ उसामा और नुसरत खड़े जुमर से बात कर रहे थे, जो कोट और पर्स उठाए चौखट में खड़ी सताइशी अंदाज में कह रही थी, वाकई भाभी, उसने आज बहुत काम किया है। आपका कमरा तो चमक रहा है। हुनैन ने पलकें झपकी, कोहनी के बल उठी, कमर अभी तक अकड़ी हुई थी। पंखा, लाइट्स, हर शय साफ की है, अलमारियाँ तक जोड़ी हैं। नुसरत की आवाज़ में सताइश थी। हन्ना ख्वाबिदा उनको और लबों पे मासूम मुस्कुराहट के साथ उठ बैठी। दिल बिल्लियों उछलने लगा। इधर उसामा कह रहा था, वाओ अम्मी, ये सदाकत भाई की बीवी तो बहुत अच्छा काम करती है। हुनैन का मुंह खुल गया। वो एकदम बिल्कुल शल हो गई। जुमर ने उसे उठते देख लिया था, तभी पुकारा, हुनैन, तुमने अपनी निगरानी में उसे सफाई करवाई थी ना? वैसे सदाकत से कहीं ज़्यादा सलीका शार है ये लड़की। आई एम इम्प्रेस्ड। हुनैन के ऊपर से गोया ट्रक गुजर गया था। वो सब अब बारी बारी हसीना की तारीफ कर रहे थे। ढेरों आंसू हन्ना की हालत में जमा हो गई। आंखें डुबडुबा गईं। वो एकदम से रुख मोड़कर कंबल तान कर वापस लेट गई। अगर इस वक्त वो दिफा में एक लफ्ज़ भी कहती तो उसे पता था वो रोने लग जाती। सो कंबल के अंदर खुद को छुपा लिया।